बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 21 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है न्यूक्लियर फिजिक्स। आज इस लेक्चर में हम इसके इंट्रोडक्शन से रिलेटेड स्टडी करेंगे कि एटम क्या है और एटॉमिक न्यूक्लियस क्या है, और अगर एटम का मास मेजर करना है तो व्हाट आर द स्टैंडर्ड यूनिट्स व्हिच आर यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ मास। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज जो पहला क्वेश्चन आपसे मैं पूछ रही हूं वो है व्हाट एन एटम इज। डियर स्टूडेंट, एटम बेसिकली किसी भी मैटर का बिल्डिंग ब्लॉक कहा जाता है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि इस बेक्ड पिज्जा का बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, तो आप कहेंगे कि दीज आर द इंग्रेडिएंट्स जिनको कंबाइन करके ये पिज्जा बेक्ड पिज्जा में कन्वर्ट हुआ। और अगर आपसे पूछा जाए कि इस फ्रूट ट्राइफल के इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, तो आपका आंसर यकीनन होगा कि दीज आर द इंग्रेडिएंट्स ऑन विच दिस फ्रूट ट्राइफल इज बेस्ड। इसी तरह अगर आपसे इन शुगर क्रिस्टल्स का बेसिक कंपोनेंट पूछा जाए तो आंसर होगा कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जी हाँ, बिल्कुल, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ये शुगर के बेसिक कंपोनेंट्स हैं। डियर स्टूडेंट, ये बेसिक कंपोनेंट्स कहलाते हैं एटम्स। एटम्स बेसिकली एक बहुत ही स्मॉल पार्टिकल होता है और ये कंसिडर किया जाता है किसी भी मैटर का बिल्डिंग ब्लॉक। अब तक ऑलमोस्ट 118 एटम्स डिस्कवर हो चुके हैं जिन्हें आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कुछ इस तरह अरेंज्ड फॉर्म में ऑब्जर्व करते हैं। डियर स्टूडेंट, अगर आप इस स्क्रीन से लेकर अपने रूम में मौजूद चेयर, टेबल, इवन आप खुद और आपकी आंख, ये सब एटम से ही मिलकर बने हैं। एक्चुअली एटम बहुत ही स्मॉल साइज्ड होता है, इसको नॉर्मल आई से देखना पॉसिबल नहीं होता। अगर आप एटम के साइज का कंपैरिजन करना चाहें तो आप कुछ इस तरह समझ सकते हैं। ये ह्यूमन हेयर एटम के साइज से 500,000 टाइम्स बिगर है। अगर ये इतना छोटा सा बाल या हेयर इतना ज्यादा बड़ा है एटम से, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि एटम खुद कितना छोटा ऑब्जेक्ट होगा। डियर स्टूडेंट, एटम के बारे में सोचना शुरू किया गया एंशिएंट ग्रीक्स के टाइम पीरियड से। एंशिएंट ग्रीक्स ने ये कहा कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को कट करते हैं तो इसके कटिंग प्रोसेस को कंटिन्यू करते जाएं तो कोई भी ऐसा टाइम नहीं आएगा कि आप ये कहें कि अब मैं इस पीस को मजीद स्मॉलर पीसेस में कट नहीं कर सकता। ये तो था एंशिएंट ग्रीक्स का कहना, लेकिन डेमोक्रिटस जो उस वक्त के एक फेमस साइंटिस्ट थे, उनका ये कहना था कि ये ठीक बात नहीं है। उनका ये कहना था कि ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, क्योंकि उनके ख्याल में अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को कट करते हैं तो एक टाइम आता है जब आप उस स्मॉलेस्ट पीस को फर्दर कट नहीं कर सकते, और उस स्मॉलेस्ट पीस को डेमोक्रिटस ने अपने टाइम पर नाम दिया एटमोस का या एटम्स का, जिसका मतलब होता है अनकटेबल। इसका मतलब है आप उसे मजीद कट नहीं कर सकते। लेकिन डेमोक्रिटस ने जब अपना ये क्लेम दुनिया के सामने रखा तो डेमोक्रिटस के पास इस क्लेम को प्रूव करने के लिए कोई ऑथेंटिक एविडेंस या थ्योरेटिकल पॉइंट्स नहीं थे। सो इसलिए डेमोक्रिटस का ये क्लेम उस टाइम पर रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन बाद में जब हम अरब टाइम्स की तरफ मूव करते हैं तो अरब साइंटिस्ट में से जाबिर बिन हयान ने ये कहा कि हर ऑब्जेक्ट एक बेसिक एलिमेंट पर कंसिस्टेड है, और आज जाबिर बिन हयान की इसी स्टेटमेंट को यूज करते हैं। जाबिर बिन हयान के टाइम पर डिफरेंट साइंटिस्ट ने
वाटर से रिलेटेड हीटिंग, बॉइलिंग, एवेपोरेशन और कंडेंसेशन जैसे एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिए। और फिर 1800s में एक स्कूल टीचर जिसका नाम था जॉन डल्टन ने ये कहा कि एवरी ऑब्जेक्ट कंसिस्ट ऑफ सम बेसिक एलिमेंट्स, और इन बेसिक एलिमेंट्स को नाम दिया गया एटम्स का ही। ये वही नाम था जो डेमोक्रिटस ने बहुत टाइम पहले सपोज्ड फॉर्म में दिया था, बट एट दैट टाइम इट वाज रिजेक्टेड। जॉन डल्टन की इस स्टेटमेंट के बाद कंसिडर किया जाने लगा कि हर मैटर किसी ना किसी बेसिक एलिमेंट या बेसिक एटम से बना है। 1911 में रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये कंफर्म स्टेटमेंट दी कि हर एटम के दो पार्ट्स हैं। उसका सेंट्रल पार्ट एक डेंस पॉजिटिव चार्ज है और उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन क्लाउड की फॉर्म में कुछ इस तरह रिवॉल्व कर रहे हैं। लेकिन कुछ टाइम के बाद अराउंड 1917 एंड 1920 रदरफोर्ड ने अपनी इसी स्टेटमेंट को करेक्ट किया। रदरफोर्ड ने कहा कि मैंने जो डेंस पॉजिटिव चार्ज की स्टेटमेंट दी है ये बेसिकली एक सिंगल डेंस पॉजिटिव चार्ज नहीं है, ये बंच ऑफ स्मॉल पॉजिटिव चार्जेस हैं और इस बंच में स्मॉल पॉजिटिव चार्जेस को नाम दिया गया प्रोटॉन का। सो प्रोटॉन वो पार्टिकल बने जिन पर है पॉजिटिव चार्ज। फिर 1932 में शेडविक ने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की और ये बताया कि एटम में प्रोटॉन के साथ साथ एक और पार्टिकल भी मौजूद है और वो है न्यूट्रॉन, और ये न्यूट्रल है, इस पर कोई भी चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता। डियर स्टूडेंट, यहां तक तो कहानी इस स्टेज पर पहुंची कि एटम एक ऐसा स्मॉल बेसिक कंपोनेंट है हर मैटर का, और उस एटम में मौजूद हैं पॉजिटिव प्रोटॉन और न्यूट्रल न्यूट्रॉन्स। बाद में ये भी पता चला कि इसी में जो रदरफोर्ड ने इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स में कहा था कि एक क्लाउड पैटर्न में रिवॉल्व कर रहे हैं, उन इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है और मास की वैल्यू है वो कंपैरेटिवली बहुत बहुत कम है। डियर स्टूडेंट, एटम क्योंकि साइज में बहुत ही छोटा था इसलिए उसे नॉर्मल आई से ऑब्जर्व करना तो पॉसिबल नहीं था, लेकिन फिर स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप बनाई गई जिसके थ्रू एटम को ऑब्जर्व करना पॉसिबल था, और स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप की हेल्प से कुछ इस तरह का इमेज ऑफ एटम जनरेट किया गया। इसमें जो आपको कलर्स नजर आ रहे हैं ये सिर्फ इमेजिनरी कलर्स हैं एटम के डिफरेंट पार्ट्स को डिफरेंशिएट करने के लिए। आपको इसमें जो सेंट्रल रेड कलर नजर आ रहा है आप इसको न्यूक्लियस ना समझिएगा, क्योंकि ये रेड पार्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड के उस पोर्शन को इंडिकेट कर रहा है जो हमारे नजदीक है। बाकी जो इसके सराउंडिंग में पार्ट है येलो या ग्रीन कलर का, वो इंडिकेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन क्लाउड के ही पार्ट को जो हमसे दूर है। इसके साथ आपको दिखाया जा रहा है बोहर एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग एक एटम का स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर के सेंटर में जो पार्ट है इसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, और इस न्यूक्लियस में मौजूद हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इसके सराउंडिंग में जो इमेजिनरी ऑर्बिट्स हैं उनमें रिवॉल्व कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ जो आप न्यूक्लियस बेसिकली देख रहे हैं ये तो बहुत ही बिगर साइज में बनाया गया है ताकि आप इसको एक एक्सपोज्ड फॉर्म में इमेजिन कर सकें। अगर हम इसको रियल साइज के अकॉर्डिंग देखें तो ये साइज कुछ इतना छोटा हो जाएगा कि आपको नजर नहीं आएगा। डियर स्टूडेंट, एटम के साइज और न्यूक्लियस के साइज को अगर हम कंपेयर करें तो एटम कुछ इतना बड़ा है कि अगर आप ये कहें कि 4 क्रिकेट ग्राउंड का जो साइज है उन्हें हम जोड़ें तो एक एटम का साइज बनेगा।
इतने बड़े एटम के साइज में न्यूक्लियस का साइज फिर कितना होगा? अगर आप 4 क्रिकेट ग्राउंड्स को ज्वाइन करें तो उनके बीच में मौजूद एक स्पाइडर का साइज न्यूक्लियस के साइज के इक्वल होगा। अब आप रिलेट कर सकते हैं कि एटम का साइज और न्यूक्लियस का साइज किस तरह आपस में रिलेटेड है। एटम का साइज बहुत बड़ा है एज कंपेयर टू न्यूक्लियस साइज। अगर हम इसे मैथमेटिकली लिंक करें तो एटम का साइज 10 to power 5 टाइम्स बिगर है एज कंपेयर टू साइज ऑफ द न्यूक्लियस। ये तो था साइज का कंपैरिजन। अगर हम मैस कंसंट्रेशन के हवाले से न्यूक्लियस को या एटम को ऑब्जर्व करें तो एटम के टोटल मैस में से 99.9% मैस इस स्मॉल न्यूक्लियस के अंदर ही कंसंट्रेटेड है और जस्ट 0.1% मैस इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में इलेक्ट्रॉन क्लाउड में एग्जिस्ट करता है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एटम कितना बड़ा है न्यूक्लियस के साइज से और कितना ह्यूज मैस उस स्मॉल न्यूक्लियस में कंसंट्रेटेड है। डियर स्टूडेंट, अगर मैस का जिक्र हुआ तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का मैस मेजर करना हो तो आप कैसे मेजर करते हैं? ये है एक बैलेंस। इस बैलेंस की एक साइड पर हम वो ऑब्जेक्ट प्लेस करते हैं जिसका हमने मैस मेजर करना है, तो दूसरी साइड पर हम किलोग्राम्स के अकॉर्डिंग वेट प्लेस करेंगे या मैसेज प्लेस करेंगे और हम इस ऑब्जेक्ट का मैस मेजर कर लेंगे। इसका मतलब ये है कि डेली लाइफ में जब हमने ऑब्जेक्ट के मैसेज को मेजर करना होता है तो हम ग्राम्स या किलोग्राम्स को एज अ स्टैंडर्ड यूज करते हैं। बिल्कुल इसी तरह कि अगर हमने इस इंसेक्ट का डिस्टेंस मूव्ड मेजर करना है तो हम स्टैंडर्ड यूज करते हैं मीटर रॉड को और मीटर रॉड की हेल्प से हम इस डिस्टेंस को इजीली मेजर कर लेते हैं। अगर हमने टाइम मेजर करना है तो डियर स्टूडेंट्स हम वॉच की हेल्प लेते हैं। सो मैसेज मेजर करने हैं तो हम किलोग्राम्स या ग्राम्स की हेल्प लेते हैं। लेकिन अभी हमने जिक्र किया कि एटम और उसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बहुत ही स्मॉल साइज्ड हैं तो इनका मैस भी बहुत बहुत कम होता है। सो अगर मैं ये कहूं कि इस बैलेंस के एक पेन में मैं एक एटम प्लेस करती हूं तो दूसरे पेन में क्या आप किलोग्राम प्लेस करेंगे? ये तो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम इस मासूम से बच्चे का नाम हलाकू खान रख दें। बिल्कुल ऐसा ही है कि हम इस स्मॉल साइज्ड ऑब्जेक्ट की मेजरमेंट के लिए किलोग्राम को यूज करें, क्योंकि किलोग्राम एक बिगर ऑब्जेक्ट्स की मेजरमेंट की यूनिट है। तो फिर ये सोचा गया कि अगर हमने एटम का मैस मेजर करना है तो हम फिर स्टैंडर्ड किसको बनाएं? डियर स्टूडेंट, कार्बन 12 का नाम तो आपने सुना होगा। कार्बन 12 एटम को उस टाइम एज अ स्टैंडर्ड बनाया गया और आज भी हम उसी स्टैंडर्ड को यूज करते हैं। कार्बन 12 को क्यों सेलेक्ट किया गया? बेसिकली डियर स्टूडेंट, कार्बन 12 हमारे सराउंडिंग में बहुत सारी चीजों में एग्जिस्ट करता था। कार्बन 12 की ज्यादा अवेलेबिलिटी की वजह से कार्बन 12 को एज अ स्टैंडर्ड यूज किया गया। अब कार्बन 12 को एज अ स्टैंडर्ड किस तरह यूज किया गया उसके लिए पहले आप ये एक एग्जाम्पल इमेजिन करें। सपोज करें डियर स्टूडेंट्स, आपके पास ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं। इनमें से O1 ऑब्जेक्ट का मैस है 12 kg और O2 का मैस अननोन है। यह आपने फाइंड करना है बाय रेफरेंस ऑफ द नोन ऑब्जेक्ट। अब आपने दोनों ऑब्जेक्ट्स को बैलेंस के पेन्स में प्लेस कर दिया। एक पेन में आपने O1 रखा और दूसरे पेन में आपने O2 रखा। जैसे ही आपने इस बैलेंस को ऑब्जर्व किया तो बहुत सिंपली आप ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि O1 ऑब्जेक्ट O2 से हेवियर है।
अब अगर आपने O1 के रेफरेंस से O2 का मास मेजर करना है तो कैसे रेफरेंस को हम डिवाइड करें? पहले हमने इस O1 के 6 पीसेस कर लिए। 6 पीसेस में से एक पीस आप पेन में प्लेस करें। जैसे ही हमने इसे प्लेस किया तो अगेन ये एक सिंगल पीस O2 से हेवियर निकला। इसका मतलब हमने पीसेस बड़े कर दिए। अब हम इसी ऑब्जेक्ट के दोबारा 12 पीसेस करते हैं। जैसे ही आपने इन 12 पीसेस में से एक सिंगल पीस को पेन में प्लेस किया तो आपका बैलेंस इक्विलिब्रियम में आ गया। इक्विलिब्रियम में आने का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि O2 का मास इस वक्त इस सिंगल पीस के मास के इक्वल है। ये सिंगल पीस जिसका मास O2 के इक्वल है कितना होगा? अगर मैं आपसे कहूं कि इस सिंगल पीस का मास 1/12 ऑफ द मास ऑफ O1 है। मैं रिपीट कर देती हूं कि मैं अगर ये कहूं कि इस सिंगल पीस का मास कितना है तो इसका आंसर होगा मास ऑफ सिंगल पीस इक्वल्स टू 1/12 द मास ऑफ O1। तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल इसी तरह इस स्टेटमेंट या इस एग्जाम्पल को सामने रखते हुए हमने कार्बन 12 के 12 पीसेस बनाए और उन 12 पीसेस में से एक पीस का मास किसके इक्वल होगा? उस एक सिंगल पीस का मास इक्वल होगा 1/12 मास ऑफ कार्बन 12। और ये 1/12 ऑफ कार्बन 12 को हम कहते हैं 1 एटॉमिक मास यूनिट या जैसे सिंपली 1 AMU भी कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि एक सिंगल पीस ऑफ कार्बन 12 इक्वल है 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12 और इस सिंगल पीस को हम इक्वेट करते हैं 1A.M.U या इसे सिंपली अब 1U भी कहा जाता है। अब अगर कोई ये आपसे पूछे कि ये तो एक सिंगल पीस का 1 AMU या कार्बन 12 की शेप में आंसर है मास का, अगर यही मास किलोग्राम्स में पूछा जाए तो ये एक सिंगल पीस इक्वल होगा 1.6606 into 10 to power -27 किलोग्राम। यानी हम इस सिंगल पीस का मास एटॉमिक मास यूनिट में भी दिखा सकते हैं और इसी सिंगल पीस का मास आप किलोग्राम में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, आपने देखा कि किस तरह आप कार्बन 12 को एज अ स्टैंडर्ड बनाएंगे। आपने कार्बन 12 के एक पीस को कहा कि वो 1 AMU के इक्वल है। तो चलिए इस एक सिंगल पीस की हेल्प से हम दूसरे एटम्स के मास को कैलकुलेट करते हैं। अगर इस बैलेंस के एक पेन में मैं रख दूं हाइड्रोजन एटम तो दूसरे पेन में मुझे जस्ट एक सिंगल पीस कार्बन 12 का प्लेस करना पड़ेगा, तो आपका ये बैलेंस इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो मैं ये कहूंगी कि हाइड्रोजन एटम का मास 1 AMU के इक्वल है। अब इसी पेन में मैं हाइड्रोजन को हटा दूं और इसमें मैं प्लेस करूं नाइट्रोजन को, तो नाइट्रोजन के मास को बैलेंस करने के लिए दूसरे पेन में मुझे 14 पीसेस प्लेस करने पड़ेंगे। जैसे ही ये मैंने 14 पीसेस प्लेस किए तो बैलेंस इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, जिसका मतलब ये हुआ कि नाइट्रोजन का मास 14 AMU या सिंपली 14U के इक्वल है। अब अगर इस पेन में मैं ऑक्सीजन प्लेस करती हूं और इसके मास को बैलेंस करने के लिए दूसरे पेन में मैं पीसेस प्लेस करती हूं तो मैं 16 पीसेस प्लेस करूंगी तो ये बैलेंस इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, जिसका मतलब कि ऑक्सीजन का एक एटम 16 AMU या सिंपली 16U के
इक्वल है। डियर स्टूडेंट, ये वो तरीका है जिससे आप डिफरेंट एटम्स के मैसेस को कार्बन 12 के स्टैंडर्ड पीस की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, अभी तक जो हमने मैसेज फाइंड आउट किए, अगर आप उसे टेबुलर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करें तो कुछ इस तरह ये अरेंज्ड फॉर्म में आएंगे। हाइड्रोजन का मैस है 1 AMU, कार्बन का मैस है 12 AMU और नाइट्रोजन का मैस है 14 AMU और ऑक्सीजन का है 16 AMU। आपने देखा कि किस तरह हमने कार्बन 12 के एक सिंगल पीस जिसका मैस था 1 AMU उसको यूज करके डिफरेंट एटम्स के मैसेस को कैलकुलेट किया। इसी टेक्निक को यूज करते हुए अगर हम मैस ऑफ प्रोटॉन फाइंड करें तो उसकी वैल्यू है 1.007276 U और मैस ऑफ न्यूट्रॉन की वैल्यू है 1.008665 U और इलेक्ट्रॉन के मैस की वैल्यू है 0.00055 U। अगर इन वैल्यूज को आप देखें तो इलेक्ट्रॉन के मैस की वैल्यू तो बहुत ही कम है। यहाँ से हमें यह अंदाजा होता है कि हमने जो बात की थी कि एटम का 99.9% मैस न्यूक्लियस में है, तो मैस ऑफ प्रोटॉन और मैस ऑफ न्यूट्रॉन की वैल्यूज हमें ये बता रही हैं कि ये कंपैरेटिवली इलेक्ट्रॉन से बहुत ही हैवी हैं और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्योंकि न्यूक्लियस में पाए जाते हैं इसलिए ये न्यूक्लियस के मैस की 99.9% वैल्यू को जनरेट करते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन का मैस बहुत ही कम है, इसलिए ये जस्ट 0.1% कंट्रीब्यूट करता है इन मैस ऑफ एटम। डियर स्टूडेंट, अगर आप इस खाली बैग को किसी बैलेंस पर प्लेस करें तो ये इतना लाइटर बैग है कि इसका कोई भी मैस आपको बैलेंस पर नजर नहीं आएगा। एटम भी कुछ इसी तरह है। अगर हम एटम को पार्टिकल्स के बगैर इमेजिन करें तो वो एक मैसलेस ऑब्जेक्ट है, लेकिन अगर मैं इस बैग में ऑब्जेक्ट्स को इंक्लूड करूं और फिर इस बैग का वेट या मैस मेजर करूं तो उसकी कोई ना कोई वैल्यू आएगी। बिल्कुल एटम भी इसी तरह, अगर उस एटम में हम प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन डालते जाएं तो उसके मैस की वैल्यू आना स्टार्ट हो जाती है। इट मीन्स कि एटम प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बगैर कुछ भी नहीं है। उसका मैस अगर है तो जस्ट बिकॉज ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है। डियर स्टूडेंट, अभी आपने देखा कि हम मैस ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को एटॉमिक मैस यूनिट में किस तरह डिटरमिन कर सकते हैं और इनकी क्या वैल्यूज हैं। अगर हम मैस ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को केजीज के अकॉर्डिंग लिखें तो मैस ऑफ प्रोटॉन है 1.673 इंटू 10⁻⁻27 kg और न्यूट्रॉन का मैस है 1.675 इंटू 10⁻⁻27 kg और इलेक्ट्रॉन का मैस है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। अगेन अगर आप इन वैल्यूज को देखें तो इलेक्ट्रॉन का मैस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मैस से बहुत ही स्मॉल मैस है। सो डियर स्टूडेंट, इन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को यूज करते हुए हम एटम के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को किस तरह फाइंड करते हैं और उनके क्या नाम रखे जाते हैं, अब वो देखते हैं। डियर स्टूडेंट, किसी भी एटम में मौजूद प्रोटॉन के नंबर को कहा जाता है एटॉमिक नंबर या चार्ज नंबर और इसे Z से इंडिकेट किया जाता है। और किसी भी एटम में मौजूद टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन जो कि उसका टोटल मैस जनरेट करते हैं, क्योंकि हम मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन को इग्नोर कर देते हैं। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को कहा जाता है एटॉमिक मैस नंबर ऑफ द एटम और इसे हम सिंबल
A से इंडिकेट करते हैं। सो इसका मतलब ये हुआ कि A इज इक्वल टू N प्लस Z। N इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड Z इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन। अगर आपने इस इक्वेशन से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड करने हैं तो न्यूट्रॉन नंबर N इक्वल्स टू A माइनस Z होगा। सो अगर आपने किसी भी एटम को सिंबॉलिकली इंडिकेट करना है तो लेट्स सपोज हमारे पास कोई भी एक एटम है जिसका सिंबल है X। उसके सबस्क्रिप्ट में लिखा जाएगा चार्ज नंबर, जिसे आप नंबर ऑफ प्रोटॉन कहते हैं, और उसके लिए सिंबल यूज होता है Z का। और सुपरस्क्रिप्ट में आप लिखेंगे एटॉमिक मास नंबर, जिसे हम सिंबल A से इंडिकेट करते हैं। सो डियर स्टूडेंट, इसी सिंबॉलिक फॉर्म को यूज करते हुए अगर हम हाइड्रोजन एटम को लिखेंगे तो वो लिखा जाएगा 1H1, जिसका मतलब है कि हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन जो इस तरह ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा होगा। और अगर हम हीलियम को लिखें तो हीलियम है हीलियम 2-4। इसमें 2 है नंबर ऑफ प्रोटॉन और 4 है एटॉमिक मास नंबर, विच इज द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। सो अगर आप एटॉमिक मास नंबर विच इज 4 इसको यूज करके न्यूट्रॉन नंबर फाइंड करना चाहें तो वो हम कुछ इस तरह फाइंड करेंगे और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बनेगा 4 - 2 विच इज 2। अब अगर हम हायर एटॉमिक मास नंबर की तरफ मूव करें तो लेट्स सपोज हम यूरेनियम की एग्जाम्पल लेते हैं। यूरेनियम 92-235, इसमें 92 है चार्ज नंबर, जिसका मतलब है प्रोटॉन नंबर, और 235 है एटॉमिक मास नंबर। इसका मतलब है कि एटॉमिक मास नंबर इक्वल टू N प्लस Z, दैट इज इक्वल टू 235। इसमें से Z है 92, सो जब आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स N फाइंड करेंगे तो वो बनेगा 235 माइनस 92 एंड इट इज इक्वल टू 143। इसका मतलब कि इस यूरेनियम में न्यूट्रॉन का नंबर प्रोटॉन के नंबर से ज्यादा है। और इस यूरेनियम को अगर आप डायग्राम के थ्रू देखें तो वो कुछ इस तरह, इसकी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट कुछ इस तरह होगी। यूरेनियम में आपको न्यूक्लियस में मिलेंगे 92 प्रोटॉन एंड 143 न्यूट्रॉन, और इसके इलेक्ट्रॉन्स 92 इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट ऑर्बिट्स में कुछ इस तरह रिवॉल्व करेंगे। सो डियर स्टूडेंट, आपने देखा कि जैसे जैसे हम हायर एटॉमिक मास की तरफ जा रहे हैं तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इंक्रीज होता जा रहा है, लेकिन क्योंकि न्यूट्रॉन न्यूट्रल है सो इसके नंबर के बढ़ने से एटम पर ना तो कोई पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है और ना ही नेगेटिव चार्ज। लेकिन एटम का चार्ज तो इंक्रीज नहीं होता, लेकिन वो एटम्स जिनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन उससे भी ज्यादा होते हैं, उनके न्यूक्लियस को अनस्टेबल न्यूक्लियाई मोस्टली कहा जाता है। सो डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हमने ये देखा कि बेसिकली एटम क्या है। एटम किसी भी मैटर का एक बेसिक कंपोनेंट है, लेकिन अब हमें ये भी पता है कि एटम के अंदर भी पार्टिकल्स हैं जिन्हें हम न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और हमने ये भी देखा कि ये न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एटम में किस किस जगह पर बैठते हैं और कैसे मूव करते हैं। और हमने ये भी देखा कि इनकी मास की वैल्यूज हम किस तरह कार्बन 12 को एज अ स्टैंडर्ड यूज करते हुए कैलकुलेट कर सकते हैं। और हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास की वैल्यूज एटॉमिक मास यूनिट में भी देखी और किलोग्राम्स में भी देखी। सो डियर स्टूडेंट, हमने ये भी देखा कि अगर किसी भी एटम को आपने सिंबॉलिकली इंडिकेट करना है तो चार्ज नंबर, जिसे आप एटॉमिक नंबर भी कहते हैं, या फिर एटॉमिक मास नंबर जो कि सम होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का, उसको हम एटम के सिंबल के साथ
किस तरह लिखते हैं। सो डियर स्टूडेंट, दिस वाज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में मजीद हम ये देखेंगे कि एक ही एटम के डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की वजह से क्या एलिमेंट्स बनते हैं और उनका क्या नाम है। बट टिल देन